बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा एक दिन एसपी ऑफिसर बनकर अपने गांव वापस जा रही थी। इसके दिल में खुशी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि बरसों की मेहनत और जदोजहद आज रंग ले आई थी। एक गरीब घराने की बेटी, जिसने हिम्मत और जुनून के साथ मुकाबले का इम्तिहान पास किया और एसपी बन गई। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के थे। इसके वालिदैन को अभी तक नहीं बताया था कि वो एसपी ऑफिसर बन चुकी है। फातिमा चाहती थी कि वो यूनिफॉर्म पहनकर जब घर पहुंचे तो अपने वालिदैन को सबसे बड़ा सरप्राइज दे, क्योंकि जितनी मेहनत फातिमा ने की थी, इससे कहीं ज्यादा कुर्बानियां इसके माँ बाप ने दी थी। उन्होंने मजदूरी करके बेटी को पढ़ाया, खुद पुराने कपड़ों में गुजारा किया, लेकिन कभी फातिमा को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। जब फातिमा अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर उतरी तो 4 साल बाद गांव को देखकर आंखों में यादों की लहर दौड़ गई। सब कुछ वैसा ही था, कच्चे मकान, लोग साइकिलों पर काम पर जा रहे थे, हाथों में टिफिन लिए मजदूर औरतें खेतों में काम कर रही थी। फातिमा तांगे में बैठकर अपने घर की तरफ जा रही थी और इन सब मनाजिर को देखते अपने बचपन याद कर रही थी। कैसे इसके वालिदैन ने जदोजहद की, कैसे वो दोस्तों के साथ खेलती और स्कूल पढ़ने जाती। जो जो फातिमा अपने घर के करीब पहुंच रही थी, इसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब अपने माँ बाप को ये खुशखबरी सुनाए। जब वो अपनी गली में पहुंची तो तांगे वाले ने इसे उतार दिया। फातिमा सामान उठाकर पैदल ही घर की तरफ चल पड़ी, लेकिन जैसे ही इसने अपने घर की तरफ नजर की तो इसके पैरों तले से जमीन निकल गई। 3 4 लोग औजारों के साथ इसका घर गिरा रहे थे। दूसरी तरफ इसके माँ बाप रस्सियों से बंधे हुए थे। गांव का चौधरी इनके वालिदैन को डंडे से मार रहा था। ये मंजर देखकर फातिमा दौड़ती हुई आगे बढ़ी और चौधरी को रोका। फातिमा को एसपी की वर्दी में देखकर वो हक्का बक्का रह गया। इसने तंजिया अंदाज में कहा, देखो, तुम्हारी बेटी भी आ गई है। फातिमा ने गुस्से से कहा, तुम मेरे वालिदैन को क्यों मार रहे हो और मेरा घर क्यों गिरा रहे हो? चौधरी ने जवाब दिया कि तुम्हारे बाप ने मेरा 5 लाख का कर्ज वापस नहीं किया, जो वो पिछले 5 सालों से दबा कर बैठा है। ये सुनकर फातिमा के कदम लड़खड़ा गए। इसने वालिदैन से पूछा, आपने 5 लाख का कर्ज क्यों लिया था? तब चौधरी बोला, ये कर्ज तो तुम्हें पढ़ाने के लिए लिया गया था। असल वाकया आज से तकरीबन 10 साल पहले का है। पंजाब के एक छोटे से गांव में यासीन नाम का एक मजदूर रहता था। यासीन की बीवी नसरीन भी इसके साथ खेतों में मजदूरी करती थी। यासीन की एक बेटी थी, फातिमा, जो पढ़ाई में बहुत ज़हीन थी। यासीन और नसरीन अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और इसे गांव के स्कूल में पढ़ने भेजते थे। फातिमा हमेशा अच्छे नंबरों से कामयाब होती थी। गुर्बत के बावजूद वालिदैन ने इसे कभी भूखा नहीं सोने दिया। 12वीं जमात में भी इसने बेहतरीन नंबरों से कामयाबी हासिल की और इसका ख्वाब था कि वो बड़ी होकर पुलिस ऑफिसर बने। वो अक्सर अपने वालिद से कहती थी, पापा, मैंने एसपी ऑफिसर बनना है। फातिमा के वालिद यासीन ने कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम्हें जो बनना है तुम बनो और एक दिन हमारे नाम को रोशन करो। जब तुम पुलिस ऑफिसर बनोगी तो पूरे गांव में मेरी इज्जत बढ़ेगी और मैं भी फख्र से सीना तान कर चलूंगा। फिर जब मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन एसपी बनना कोई आसान काम नहीं था। गांव की एक लड़की जिसके पास सहूलतें नहीं थी, अगर वो एसपी ऑफिसर बनना चाहती तो इसे ना जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती और कितने पैसों की ज़रूरत होती। ऊपर से यासीन की हालत भी बहुत ख़राब थी। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो पहले ही फातिमा की स्कूल की पढ़ाई पर खर्च कर चुका था। अब इसके पास कुछ नहीं बचा था। फातिमा ने कहा, पापा, मुझे एसपी बनने के लिए लाहौर जाना होगा। वहां जाकर मुझे मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करनी होगी, जिस पर बहुत खर्च आता है, और रिहाइश, खाने पीने का खर्च भी अलग। लेकिन यासीन ने कहा, बेटी,
तुम फिक्र न करो, मैं इंतज़ाम कर लूँगा, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम एसपी बनोगी तो ये पूरा गाँव तुम्हें सलाम करेगा। लेकिन दोस्तों, इस गाँव के लोग बहुत तंग नज़र थे। गाँव का चौधरी लड़कियों को पढ़ने लिखने से रोकता था। वो चाहता ही नहीं था कि गाँव की बेटियां तालीम हासिल करें। जब फातिमा 12वीं जमात तक पढ़ रही थी तो चौधरी ने कई बार रुकावटें डाली, क्योंकि फातिमा को देखकर दूसरी लड़कियां भी पढ़ाई का शौक जाहिर करती थी। लेकिन जैसे तैसे फातिमा ने 12वीं मुकम्मल कर ली। अब गांव के लोग यासीन और नसरीन को तंग करने लगे। कहने लगे, बेटी की पढ़ाई बंद करो, क्योंकि अगर तुम्हारी बेटी आगे पढ़ेगी तो हमारी बच्चियां भी जिद करेंगी। तुम्हारी बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? आखिरकार इसे किसी के घर ही जाना है और चूल्हा चौका ही संभालना है। अब तुम शादी कर दो, क्योंकि लड़की की उम्र भी ज्यादा हो गई है। दोस्तों, गांव में तो छोटी छोटी बच्चियों की शादियां कर दी जाती थी और फातिमा 17 साल की थी। लोग तंज करते, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी स्कूल जाती है। इनके लिए ये शर्मनाक बात थी। लेकिन यासीन और नसरीन की सोच मुख्तलिफ थी। इनकी सिर्फ एक ही बेटी थी और वो चाहते थे कि फातिमा पढ़ लिख कर इनका सहारा बने। गांव में आए दिन झगड़े होते, इनको जिल्लत सहनी पड़ती। इसीलिए फातिमा ने फैसला किया कि वो लाहौर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। यासीन ने बेटी की बात का मान रखा और कहा, बेटी जा, अब वापस आना तो एसपी ऑफिसर बन कर आना। पैसों की फिक्र मत करना, मैं इंतजाम कर लूंगा। लेकिन फातिमा सोच में पड़ गई कि आखिर वालिद ये सब कहाँ से लाएंगे। अगले ही दिन यासीन ने फातिमा को 1 लाख रुपए दिए और कहा, ये लो बेटी, ये तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए है। इन पैसों से तुम अपनी तैयारी मुकम्मल करना, एक दिन एसपी ऑफिसर बनकर ही लौटना। फातिमा ने हैरान होकर पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो यासीन ने इसे कसम दे दी और कहा, बेटी तुम फिक्र न करो, ये पहले से मेरे पैसे थे, तुम बस पढ़ाई पर तवज्जो दो। बाप की कसम के आगे फातिमा खामोश हो गई और लाहौर रवाना हो गई। इधर यासीन और नसरीन मजदूरी करते रहे और अपना गुजारा चलाते रहे। लाहौर पहुंचकर फातिमा के लिए सब कुछ नया था। इतने बड़े शहर में रहना और पढ़ाई करना बहुत मुश्किल था। शुरू में कई मसाइल आए, लोग इसका मजाक उड़ाते कि ये गांव की लड़की एसपी ऑफिसर बनेगी। शर्म की बात है, गांव की बच्चियां भी अब मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करेंगी। इसका खूब मजाक बनता। लेकिन इस मुश्किल वक्त में इसकी एक दोस्त बन गई जिसका नाम नादिया था। वो भी एक छोटे शहर से लाहौर आई थी तैयारी करने। नादिया ने फातिमा का साथ दिया, रिहाइश ढूंढने में मदद की, कोचिंग सेंटर दिलाया और फॉर्म भरने और इम्तिहान के निज़ाम के बारे में समझाया। इसके बाद फातिमा ने पूरी लगन से पढ़ाई शुरू की। रातों को नींदें कुर्बान कर दी, खाने पीने की परवाह न की और डिसिप्लिन के साथ मेहनत जारी रखी। इसके चंद दोस्त थे और वो भी सिर्फ पढ़ाई के हवाले से। कभी कभार हफ्ते या 10 दिन में एक बार फातिमा अपने वालिदैन से गांव के एसटीडी बोर्ड से बात कर लेती थी। वक्त गुजरता गया और फातिमा ने अपनी पढ़ाई पर और ज्यादा तवज्जो दी। फिर एक दिन के बाद एक इम्तिहानात हुए। सबसे पहले इम्तिहानात इब्तदाई था, जिसमें फातिमा अच्छे नंबरों से कामयाब हुई। इसके बाद सिविल सर्विस का इम्तिहान था जो बहुत मुश्किल था। लेकिन फातिमा ने हिम्मत और मेहनत से सब रुकावटें अबूर कर ली। फातिमा का मकसद सिर्फ एक ही था कि वो एसपी ऑफिसर बने। तकरीबन 2 साल गुजर गए और अब इसे सबसे अहम इम्तिहान देना था। लेकिन बदकिस्मती से इस बार वो अच्छे रैंक न ला सकी और इसका इंतखाब नहीं हुआ। इसकी एक कोशिश ज़ाया हो गई, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। अगले इम्तिहान के लिए इसने दिन रात मेहनत की और इस बार वो बेहतरीन नंबरों से पास हो गई। अब वो एसपी बनने से सिर्फ एक कदम दूर थी। इसे अपने वालिदैन से दूर रहते हुए 4 साल हो चुके थे। लेकिन इसके वालिदैन ने इसे कहा था कि अब गाँव तब ही वापस आना जब तुम एसपी ऑफिसर बन कर आओ। फातिमा कभी कभार फ़ोन पर वालिदैन से बात कर लेती थी, लेकिन 4 साल में वो लाहौर में रहते हुए एक निहायत ज़हीन और समझदार लड़की बन चुकी थी। इसने कानून और सर्विस के हवाले से बहुत सी चीज़ें सीख ली थी।
اب صرف انٹرویو باقی تھا۔ جب انٹرویو ہوا تو فاطمہ نے نہایت اعتماد سے ہر سوال کا جواب دیا۔ ایک گاؤں کی لڑکی کے منہ سے اتنے شاندار جواب سن کر انٹرویو لینے والے حیران رہ گئے اور اس کی ذہانت سے متاثر ہو گئے۔ نتیجے میں فاطمہ کا انٹرویو میں اعلیٰ رینک ملی اور وہ ایس پی آفیسر منتخب ہو گئی۔ جب رزلٹ آیا تو فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حقیقت میں ایس پی آفیسر بن چکی ہے۔ جب نادیہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھی بے حد خوش ہوئی اور بولی، تم اب ایس پی میڈم ہو، تمہیں میرا سلام ہے، تمہاری محنت رنگ لائی ہے۔ نادیہ نے کہا، فوراً یہ خوشخبری اپنے والدین کو دو۔ لیکن فاطمہ نے کہا، نہیں، میں یہ خبر فون پر نہیں دوں گی، بلکہ وردی پہن کر خود گاؤں جا کر دوں گی، تاکہ سب دیکھیں کہ ایک گاؤں کی لڑکی بھی ایس پی بن سکتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ گاؤں کی وہ لڑکیاں جو والدین کے دباؤ میں پڑھائی چھوڑ دیتی ہیں اور کم عمری میں شادی کر لیتی ہیں، وہ سب اسے دیکھ کر حوصلہ پکڑیں، ان میں بھی شوق اور جنون جاگے اور وہ پڑھیں اور زندگی میں کچھ بنے۔ فاطمہ کا خواب تھا کہ اس کے گاؤں کی لڑکیاں بھی اس طرح آگے بڑھیں اور اپنے والدین کا سہارا بنیں۔ جب وہ ٹرین کے ذریعے گاؤں پہنچی تو اس کے سامنے جو منظر تھا، اس نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کے والدین کو مارا جا رہا تھا، اس کا گھر توڑا جا رہا تھا۔ جب فاطمہ کو پتہ چلا کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کے والد نے جو 5 لاکھ روپے لیے تھے وہ اصل میں گاؤں کے چودھری سے قرض لے کر دیے تھے اور اب وہ قرض واپس نہیں ہو رہا تھا، فاطمہ نے چودھری سے کہا کہ اب یہ قرض میں ادا کروں گی۔ یہ سن کر چودھری ہنسنے لگا اور بولا، تم کیسے ادا کرو گی؟ تم کیا کرتی ہو؟ ایک لڑکی 5 لاکھ واپس کرے گی؟ لیکن جب فاطمہ نے کہا کہ میں ایس پی آفیسر ہوں اور اس نے اپنے ہی گاؤں کے تھانے دار کو بلایا تو تھانے دار نے آتے ہی فاطمہ کو سلامی دی۔ گاؤں کے کئی سپاہیوں نے بھی اسے سلوٹ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر چودھری کے ہوش اڑ گئے کہ آج اس کے گاؤں کی لڑکی کو پولیس والے سلام کر رہے ہیں۔ فاطمہ کے والدین فخر سے جھوم اٹھے۔ فاطمہ نے ان کے بندھے ہاتھ کھولے اور انہیں گلے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے سب لوگ شرمندہ ہو گئے، جنہوں نے کبھی فاطمہ کی پڑھائی کا مذاق اڑایا تھا۔ لیکن یاسین اور نسرین کا سر فخر سے بلند ہو گیا کیونکہ انہوں نے تمام رکاوٹوں کے باوجود اپنی بیٹی کو پڑھایا اور آج وہی بیٹی ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ فاطمہ نے تھانے دار سے کہا کہ اس چودھری کو فوراً جیل میں ڈالیں کیونکہ انہوں نے میرے والدین پر ظلم کیا ہے اور میرا گھر توڑا ہے۔ رہی بات قرض کی تو وہ میں اپنی پہلی تنخواہ سے ہی ادا کر دوں گی۔ یہ سن کر گاؤں کے تھانے دار نے فوراً چودھری کو حوالات میں بند کر دیا۔ پھر ایس پی صاحبہ فاطمہ نے گاؤں کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آج سے اس گاؤں میں کسی بھی لڑکی کو پڑھائی سے نہیں روکا جائے گا اور نہ ہی کسی کی کم عمری میں شادی کی جائے گی۔ یہ سن کر گاؤں کی ساری لڑکیاں خوشی سے جھوم اٹھیں۔ جو لوگ کبھی فاطمہ اور اس کے والدین کا مذاق اڑاتے تھے، آج وہی لوگ ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ فاطمہ کے والدین کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فاطمہ اپنے والدین کو ساتھ لے کر لاہور آ گئی، جہاں اس کی پہلی پوسٹنگ ایس پی کے عہدے پر ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور جب فاطمہ کی پہلی تنخواہ آئی تو اس نے اپنے والد کا سارا قرض اتار دیا۔ اب یاسین اور نسرین ایک بڑے گھر میں رہتے تھے۔ ان کے پاس نوکر چاکر تھے اور وہ اپنی بیٹی کی ترقی دیکھ کر بہت خوش تھے۔ جب بھی فاطمہ اپنی سرکاری گاڑی میں اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آتی تو سب لوگ حیرت سے کہتے کہ بیٹی، تم نے تو اپنے والدین کی زندگی بدل دی۔ اب ہم بھی اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے تاکہ وہ تمہاری طرح افسر بن سکیں۔ کچھ عرصے بعد گاؤں کا چودھری بھی بدل گیا اور ایک نیا سربراہ منتخب ہوا۔ اس طرح پورے گاؤں کی تقدیر بدل گئی۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ہم سے ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔
شکریہ، اللہ حافظ۔